अच्छा, Assalamu alaikum and welcome to the class of Hamza Lakhani. Beta, today our task is that we'll be starting off with the past papers of agriculture and हम agriculture के past papers आगे की तरफ देखेंगे किस तरीके से हमने solve करने हैं, ठीक है? We'll start off with May June 2016 question number 2, and if you open your past papers booklet, it's on page number 169, ठीक है? It is page number 169. I want all of you to move to page number 169. ओके, तो पहला सवाल जो मुझसे एग्जामिनर पूछता है, क्या पूछ रहा है मुझसे एग्जामिनर? एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है सजेस्ट वन रीजन, सजेस्ट, मेंशन, गिव वन रीजन व्हाई फार्मिंग इज प्रोडक्टिव ऑन फ्लैट लैंड। तो ऑफ कोर्स फ्लैट लैंड में ड्रेनेज अच्छी होती है, वेल ड्रेन्ड लैंड होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इन द सेंस दैट टेरेसिंग करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, तो फ्लैट लैंड होगा तो टेरेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट that everyone can write is that uh, it is easier to drain flat land and also people can write that it is also easier to also irrigate the land क्योंकि कनाल वगैरह अगर बहुत ज्यादा स्लॉपी सर्फेसेज हैं, बहुत ज्यादा स्लोपिंग सर्फेसेज हैं, बहुत ज्यादा रफ टोपोग्राफी है, अनइवन लैंड है, तो ऐसे सर्फेसेस के ऊपर इरिगेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सर्फेस है जो फ्लैट लैंड है, तो उस पर इरिगेशन करना क्या हो जाएगा, उस पर इरिगेशन करना आसान हो जाएगा, सही है। तो अगर किसी को दूसरा पॉइंट चाहिए तो वो ये भी लिख सकता है, इट इज easier to irrigate फ्लैट लैंड, यानी फ्लैट लैंड को इरिगेट करना क्या है, आसान, ठीक है। तो एक जगह मैंने इरिगेशन की बात करी, दूसरी जगह मैंने ड्रेनेज की बात करी। तो आप एक जगह ड्रेनेज की बात कर सकते हैं और आप दूसरी जगह पे किस चीज़ की बात कर सकते हैं, दूसरी जगह पे आप बात कर सकते हैं इरिगेशन की, ठीक है ना। व्हाट यू कुड टॉक अबाउट है, यू कुड टॉक अबाउट इरिगेशन ऑन द अदर हैंड, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, many processes are involved in rice cultivation, ठीक है ना। In the boxes below, place the following processes in the order in which they occur. तो of course पहला प्रोसेस प्लॉइंग है। प्लॉइंग के बाद हमेशा क्या करते हैं, प्लॉइंग का मतलब सॉइल को उखाड़ना, ठीक है, ताकि उसमें सीड्स प्लेस कर सके। तो सीड्स को प्लेस करूंगा तो सीड्स के प्लेस करने को कौन सा प्रोसेस कहता हूँ? ऑफ कोर्स सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है, सेकंड प्रोसेस सोइंग हो जाएगा। वंस आपने सोइंग कर ली, ठीक है, अब सोइंग के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, क्योंकि राइस को वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, वाटर से फुल करना पड़ेगा। जब आप ओवर फील्ड्स को पानी से फुल करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, फ्लडिंग ऑफ लैंड कहते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो आप इसमें लिख सकते हैं वो क्या है, दैट इज फ्लडिंग। यू कैन फ्लड अप द लैंड्स, ठीक है, ताकि उसमें एक्सेसिव वाटर अक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगली चीज आप ऑफ कोर्स इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, दैट द राइस इज पिक्ड अप फ्रॉम द नर्सरीज एंड प्लेस्ड ऑन द मेन फील्ड्स, ठीक है। तो राइस इज पिक्ड अप फ्रॉम द नर्सरीज एंड प्लेस्ड ऑन द मेन फील्ड्स, तो इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना, ठीक है, राइस के क्रॉप को। तो दैट इज ट्रांसप्लांटिंग, आपने लिख लिया। एंड ऑफ कोर्स आखिरी वाला इज व्हाट, इट्स द ड्रेनिंग, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग से एक महीना पहले राइस को ज्यादा क्रॉप्स की जरूरत नहीं होती, इट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर 1 month बिफोर द हार्वेस्टिंग टाइम। सो यस, वन कुड राइट इज दैट ड्रेनिंग वुड बी एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस राइट हियर, कि आपको सारा का सारा पानी ड्रेन आउट करना पड़ेगा। जो आपने फ्लड फार्मिंग फील्ड्स को राइस से क्रॉप ग्रो करते वक्त फ्लड करके रखी थी, अब वो आपको सारा का सारा पानी बाहर क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Explain how one of the process named in 2 is carried out on a small scale subsistence farm. अब small scale subsistence farm पे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चूज करता हूँ प्लॉइंग का प्रोसेस, ठीक है, तो प्लॉइंग कैसे करते हैं बेटा, तो आप ऑफ कोर्स प्लॉइंग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लॉइंग इसलिए मैंने चूज की है क्योंकि प्लॉइंग बड़े फार्म फील्ड्स पर थ्रू मशीनरी और ट्रैक्टर्स की जाती है, छोटे फार्म फील्ड पर बाकायदे तौर पर बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आप चाहें तो आप कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक प्लॉइंग वुड बी एन easier वन। सो व्हाट यू कुड write down is that in this manual labor and animal power is used
यानी इसके अंदर आप एनिमल पावर और मैनुअल लेबर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप और क्या मेंशन कर सकते हैं कि एनिमल यानी बुलक्स की जरूरत होती है, अ पेयर ऑफ बुलक, और साथ में लिख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, जब एनिमल्स को फार्मिंग फील्ड्स के ऊपर किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल पावर को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ड्राउट पावर कहते हैं, या ड्राफ्ट पावर कहते हैं, या ड्राइंग पावर कहते हैं। हमने पर्शियन व्हील वाली वीडियो के अंदर वो बात समझी थी कि किस तरीके से आपके पास डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप एनिमल पावर को डिनोट कर सकते हैं बाय ड्राउट पावर, ड्राफ्ट पावर और ड्राइंग पावर। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ड्राफ्ट पावर, ठीक है, दैट अ पेयर ऑफ बुलक्स इज यूज्ड, ड्राफ्ट पावर्स इज यूज्ड, ठीक है ना, इज यूज्ड टू प्लॉ फील्ड्स, टू प्लॉ फील्ड्स यूजिंग simple tools, the animals are moved around the field using 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 what, यूजिंग मैनुअल लेबर, यानी वो खुद ब खुद एनिमल्स मूव नहीं करेंगे, आपको एक दो बंदे चाहिए होंगे जो एनिमल्स को पूरे के पूरे इंटायर फील्ड पे मूव कराएं और फील्ड को प्लॉ कराएं, ठीक है ना। सो आर मूव अराउंड द फील्ड यूजिंग मैनुअल लेबर इन ऑर्डर टू गाइड द एनिमल्स। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो इट्स फॉर वन ऑफ द प्रोसेसेस, अगर कोई बंदा आप में से, ठीक है ना, यूज करना चाहता है, फॉर एग्जांपल इफ यू गो ऑन विद फ्लडिंग वाली बात, तो आप उसमें सारे कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वाटर इरिगेशन यूज कर सकते हैं, जैसे यू कैन टॉक अबाउट Persian wheels, you can talk about charsa, you could talk about shaduf being used, ठीक है ना। तो कन्वेक्शनल मेथड्स में आ गए कि भाई उनको यूज़ किया जाता है, उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि उसमें यूजुअली ड्राफ्ट पावर या मैनुअल लेबर का इस्तेमाल होता है पानी को पहुंचाने के लिए, कहाँ तक पानी को पहुंचाने के लिए, पानी को फार्मिंग फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्क्राइब द natural factors needed to produce the highest yields of rice। अब वो मुझसे ह्यूमन फैक्टर्स नहीं पूछ रहा हूँ, मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे नेचुरल फैक्टर्स पूछ रहा है। और जब भी नेचुरल फैक्टर्स की बात होगी तो इसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीजें मैनमेड फीचर्स के अंदर यानी ह्यूमन इनपुट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स राइस को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, राइस को सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास पानी की। और पानी कहाँ से मिलेगा, ऑफकोर्स बारिश से। सो यू कुड राइट हैवी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, और ये हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम जो रेनफॉल है दैट इज 1270 mm, और आप ये भी लिख लेंगे कि अराउंड 2000 mm इज व्हाट, 2000 mm इज आइडियल। आइडियल रेनफॉल कितनी होती है, 2000 mm हो, लेकिन मिनिमम 1270 mm होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर किसी ने लिखा है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने नोट्स में 1270 लिखा है तो दैट्स मच मोर द राइट थिंग टू राइट, क्योंकि हमने वो नोट्स में लिखा है, हमने चीज क्लास में पढ़ी हुई है। तो पहली चीज जो मैं लिख सकता हूँ वो क्या है, दैट्स हैवी रेनफॉल, क्योंकि जो कि एक नेचुरल फैक्टर है, ठीक है ना। सेकंड चीज मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स हमने नोट्स में इसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स देखी थी सारे के सारे क्रॉप्स की। सो इसमें टेम्परेचर आ जाएगा कि वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के वक्त और ग्रो करते वक्त, ठीक है ना। और हार्वेस्टिंग के वक्त रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, सही है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, दैट देयर मस्ट बी नो रेनफॉल, आप इसको डिनोट कर सकते हैं किससे, ड्राई सीजन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, बिकॉज रेनफॉल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट कैन डिस्ट्रक्ट द राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप आपका खराब हो जाएगा अगर आपकी बारिश हो गई। किस वक्त बारिश हो गई बेटा, हार्वेस्टिंग के वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर आपके राइस ग्रेन ने वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया
तो वो swollen हो जाएगा, वो फूल जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हाँ, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फ्लैट लैंड रिक्वायर्ड है, ठीक है, फ्लैट लैंड required. And why is flat land so important? Flat land is so important because it helps carry out many processes easily. आप processes की एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि प्लॉइंग हो, सोइंग हो, मशीनरी को चलाना हो, पानी देना हो, इरिगेट करना हो क्रॉप्स को, फ्लैट लैंड होगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। वंस आपने ये बात कर ली है, आगे आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओके, स्टडी फिगर 3 insert which gives information about the gross domestic product of Pakistan for 2014 by what, by sector wise इसमें आपको दिया हुआ है। State what might be in categories A and B। तो कैटेगरीज ए और बी में वो मुझसे पूछ रहा है क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, एंड इट्स अगर मैं देखूं उसको कैटेगरी वाइज भी, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉप वाली साइड। तो ये क्रॉप वाली साइड से प्राइमरी सेक्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें फॉरेस्ट्री भी आ रही है, फिशिंग भी आ रही है, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट से, ज्यादा नहीं है। इसके बाद माइनिंग आ रहा है। तो ये कुछ मेरे पास प्राइमरी सेक्टर है। और अगर मैं देखूं तो ए वाला जो है मेरे, ये जो तकरीबन कुछ पिंकिश रेडिश शेड है, ये वाला पार्ट, वो मुझे बोल रहा है ये ए है। मुझे बोल रहा है आइडेंटिफाई करके बताओ ये ए कौन सा सेक्टर हो सकता है। एंड अगर मैं देखूं तो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर। कौन सा ऐसा प्राइमरी सेक्टर है जो इधर मेंशन नहीं है लेकिन वो बहुत लार्ज है पाकिस्तान में। सो ऑफ कोर्स लाइफ स्टॉक होगा। लाइफ स्टॉक एक ऐसा आपके पास primary sector है, it's one of the largest primary sector in Pakistan, just because that we are great consumers of livestock, and we every year have an event where we sacrifice a lot of animals. That's why Pakistan certainly submerges to be one of the largest livestock producing regions in entire world, you could say. We are one of the largest, ठीक है ना। So state what might be the categories A and B। तो A में तो बहुत क्लियर है क्या है भाई, लाइव होगा, ठीक है। लाइव स्टॉक लिख सकते हो, या कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन नाम मत लिखिएगा क्योंकि उसने भी मुझे इंडिविजुअल कैटेगरीज नहीं दी थी। उसने भी मुझे सर्टेनली ओवरऑल बात करी है, तो मैं लाइव स्टॉक लिख के बाद में यहाँ पे एंड कर दूंगा, ठीक है। सर अगर मैंने बफेलो, काव, बुलक, कैमल्स वगैरह कुछ यूज कर लिया है, तब मैं क्या करूँ, तो वो एक्सेप्टेबल है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बेटर यही है कि जो, क्योंकि उसने भी ओवरऑल बात की हुई है, उसने भी सेक्टर्स को पर्टिकुलर जैसे उसने लिखा फॉर एग्जाम्पल ऊपर के क्रॉप्स, तो उसने क्रॉप्स को, एक क्रॉप को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने ओवरऑल क्रॉप्स की बात की। तो आप भी इस तरीके से ओवरऑल लाइफ स्टॉक की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे, बी, टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है बेटा। ऑफ कोर्स टेरिशरी इंडस्ट्री एक सर्विस सेक्टर है। और कौन सी सर्विस, सर मैं डॉक्टर लिख सकता हूँ, इंजीनियर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ओवरऑल बात की गई है। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर आ जाता है बेटा, सर्विस सेक्टर। सो इजीली आप इस टर्शरी सेक्टर को नेम कर सकते हैं एज व्हाट, एज द सर्विस सेक्टर, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं जाइएगा क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल टर्शरी की बात की गई है, तो ओवरऑल जितने भी आपके पास टर्शरी ऑक्यूपेशंस हैं या फील्ड्स हैं, वो सब इंक्लूसिव हैं। किसके अंदर इंक्लूसिव बेटा, all of them are inclusive in the service sector, ठीक है। For one sector in figure 3 explain how its contribution to GDP would be increased। कैसे increase कर सकता हूँ GDP की contribution। so of course primary sector is a brilliant sector to be chosen। primary sector इसलिए क्योंकि हम इतने टाइम से प्राइमरी सेक्टर पे काम कर रहे हैं। एज हमने ये भी पढ़ा था कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज एन एग्रो बेस्ड कंट्री। तो तब से लेकर आज तक हम एक एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हम मल्टीपल रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। फ्लॉज क्या है कि हम इतनी अच्छी एग्रो बेस्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी ओवर द टाइम हमने देखा है कि हम प्रॉपर अच्छे क्रॉप्स और गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्टर है, अगर क्रॉप्स की बात करूं तो किस तरीके से क्रॉप्स को मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, तो ऑफ कोर्स सबसे पहली बात मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन यूज HYV सीड्स। याद है ना सबको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं।
तो बेसिकली ये बता दो कि क्रॉप है या लाइव स्टॉक है, उसका आउटपुट कैसे बढ़ सकता है। तो आपको बेसिकली इसमें ये बताना है कि आउटपुट कैसे इंक्रीज करोगे आप। ठीक है, तो आप फर्टिलाइजर्स के बारे में लिख सकते हो। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मशीनरीज का इस्तेमाल हो, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो। आप इसमें ये बात भी लिख सकते हैं कि आप एजुकेशन दे सकते हैं फार्मर को कि वो अपने क्रॉप्स को किस तरीके से अपने क्रॉप की यील्ड को क्या कर सकता है ओवर टाइम इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन, एजुकेशन टू फार्मर्स, यानी फार्मर्स को क्या करें, एजुकेशन। अगर सेकेंडरी सेक्टर चूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें फिर इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इंडस्ट्रीज नहीं पढ़ा तो उनको उस बारे में आइडिया नहीं है, जब वो पढ़ेंगे तो वो फिर इंशाल्लाह सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों सेक्टर्स को क्या कर सकेंगे, चूज कर सकेंगे। लेकिन अगर जनरलाइजेशन लेवल पे देखो तो हाँ, फिर वो इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बेनिफिट्स, ताकि इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हो, फिर इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ बैन्स लगाना, रेगुलेशन लगाना, ताकि इंडस्ट्रीज वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना करें ना जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनली बैन है। ठीक है ना, तो और चाइल्ड लेबर को रोकना, अनहाइजीनिक जो इंडस्ट्रीज माल बनाती हैं उस माल की प्रोडक्शन को रोकना, ये सब चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, इंक्लूसिव हो जाएंगी। ठीक है, आगे की तरफ आ जाते हैं। Part C, study figure 4, which gives information about the yields of three crops. It gives the information about the yields of three crops grown in Khyber Pakhtunkhwa यानी KPK। व्हीट है, राइस है, मेज है। ठीक है, व्हीट की ग्रोथ भी दिखाई हुई है, राइस की ग्रोथ भी दिखाई हुई है और मेज की ग्रोथ भी दिखाई हुई है। अच्छा, दिखाया हुआ है कि की लाजमी पढ़िएगा, अगर कोई की पढ़े बगैर सवाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप की को एक मरतबा लाजमी देखें। Which crop had the lowest yield in KPK on average over the years 2006 to 2010? तो 2006 से 2010 तक केपीके का आपको दिया हुआ है। ऑन एवरेज अगर देखूं तो किसकी आपके पास यील्ड कम है? दिस इज द यील्ड फॉर wheat, this is the yield for rice, and this is the yield for maize. If we compare it, of course, wheat would get the lowest. That's why your first answer is wheat. Wheat क्योंकि wheat का भाव सबसे कम है। और उसने दिखाया हुआ भी मुझे। अच्छा, केपीके 2011 मत चूज करेगा। अक्सर बच्चों की गलती ये होती है कि वो की को अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है जो डार्क आपके पास पहली वाली जो लाइन है, अक्सर बच्चे उसको चूज करके चले आते हैं। सर उसके मुताबिक भी तो केवीटी आ रहा है, कोई मसला नहीं बेटा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नहीं आपके पास ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा आप कौन सा चूज करें। तो जाहिर सी बात है पहले वाले सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आप इस थर्ड वाले की के ऑप्शन को चूज करें, यानी जो बिल्कुल लाइट कलर आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्क करके दिखाया, उसको चूज करें। In 2011, what was the difference in maize yield between KPK and Pakistan? तो मेज की यील्ड देखनी है केपीके, लेकिन 2011 में। तो अब 2011 में ऊपर वाला चूज कर लेंगे और दोनों ऊपर वाले चूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2011 की बात हो रही है, 2006 से लेकर 10 की एवरेज की बात नहीं हो रही। तो मेज की जो है वो पाकिस्तान में कुछ इतनी है आपके पास ग्रोथ, और केपीके में मेज की ग्रोथ इज द पर्पल लाइन ऑफ शोन यू। ठीक है, सो अगर आप इसको इंक्रीज करें तो ये तकरीबन आपके पास कुछ इधर आ जाएगी, एंड अगर आप इसको इंक्रीज करें तो सर्टेनली आपके पास इधर आ जाएगी। अच्छा, अगर आप देखें तो ये तकरीबन तकरीबन दोनों जो लाइंस है वो हाफ हाफ में आ रही हैं। सो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि ये 1500 2000 के बीच में लाइन, तो 1500 2000 के बीच में आप समझ सकते हैं इसको, तकरीबन ये 1750 है। एंड अगर आप ये ऊपर देखें, ठीक है ना, तो ये तकरीबन आपके पास क्या है, ये तकरीबन आपके पास, लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं कि सर ये 3750 3800 लग रहा है, इट्स फाइन। लेकिन अगर हम इसको 3750 भी लें तो ये आपके पास ये पाकिस्तान की आ गई, और ये सर्टेनली किसकी आ गई, ये आ गई केपीके। ठीक है, अब वो बोला इसके बीच का डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इतनी बेसिक मैथ तो आई होप सबको आती होगी। तो क्या करूँगा, 3750 माइनस 1750 कितना होता है, अराउंड 2000। 2000, अच्छा 2000 से आंसर नहीं होगा, 2000 के साथ साथ प्लीज ये लिखिएगा, यील्ड
केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो 2000 आप लिखेंगे केजी पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से आप 2000 केजी ऑन द एवरेज ज्यादा पाकिस्तान में ग्रो करते हैं, रादर देन व्हेन कंपेयर टू केपीके। ठीक है ना। आई होप बेटा यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। हम आगे की तरफ मूव करेंगे एंड विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूजिंग फिगर 4 एंड योर ओन नॉलेज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फॉर एग्रीकल्चर इन केपीके प्रोविंस। बहुत इजी है। पहला तो पॉइंट लिख लेना कि भाई बहुत ज्यादा रफ टोपोग्राफी है। रफ टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? अनइवन लैंड, यानी फ्लैट लैंड की कमी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि केपीके एज अ प्रोविंस हैज टेम्परेचर का वहाँ पे काफी मसला होता है। विंटर्स में बहुत कोल्ड टेम्परेचर होते हैं। तो आपने लिख लीजिएगा अपने पास, टू कोल्ड टेम्परेचर इन विंटर्स, यानी विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। ठीक है ना। और लोगों के लिए सर्वाइवल करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ ये भी लिख सकते हैं आप कि केपी के जो प्रोविंस है इटसेल्फ, उसके अंदर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा है कि नॉट वेरी फर्टाइल सॉइल। ठीक है। तो हाँ ये लिख लेंगे, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। अच्छा, कोई अगर अक्लमंद बच्चा होगा ना तो उसको वाटर रिसोर्स से भी कनेक्ट कर देगा। कैसे? तो वो ये लिख देगा कि केपीके में ना अच्छा कनाल का सिस्टम नहीं है, तो इरिगेशन करने में क्या होती है, बड़ी डिफिकल्टी होती है। जो हमने वाटर रिसोर्स में पढ़ा था कि केपीके को आज भी पंजाब से ये प्रॉब्लम है कि सारे के सारे कनाल्स पंजाब में, डैम्स पंजाब में, तो पानी सब पंजाब ही ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो आप इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। केपीके डज नॉट हैव प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम सच एज व्हाट, सच एज कनाल। वहाँ पे कनाल्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी, ये देखो 4 मार्कर है ना। हम मैंने आपको बताया नए मेथोडोलॉजी में यही है कि अगर एक 4 मार्कर के अंदर उसने ये नहीं लिखा कि 4 रीजन लिखो, तो 4 रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। 2 रीजन प्लस डेवलपमेंट वुड गिव यू मार्क्स। और अगर किसी ने 4 लिख दिए तो उसको 2 ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब तक 4 रीजन मांगे नहीं है, आपने 4 रीजन नहीं देने। वो बोले ना स्टेट फॉर, गिव फॉर, मेंशन 4 रीजन, तब आपने लिखने, वरना आपने नहीं लिखे। ठीक है। चले आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट उस पर आ जाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है ना। अभी हमने ये पूरा क्वेश्चन किया मई जून 2016 का। इंशाल्लाह इसका जो अगला पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में डिलीवर कर दिया जाएगा। आई होप किसी को परेशानी नहीं हो। अगर किसी को परेशानी है तो बेटा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है। थोड़ा रिप्लाई लेट दूंगा, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। चलो, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।